नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 10 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार। दोस्तों, आज हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के जैसे कि डेली एनालिसिस करते चले आए हैं। डेली एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों कि पहले मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं, फिर एडिटोरियल को डिस्कस करता हूं। लेकिन आज क्या सीन है दोस्तों कि आज पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में क्या है कि आज बहुत ही कम बात है। इवन इंटरनेशनल एरेना में भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, वही यूक्रेन रशिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इवन इकोनॉमिक के भी कंटेक्स्ट में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं लगी जो आज डिस्कस करने लायक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है गेमिंग ऐप को लेकर कि किस तरीके से इनको जो है टैक्स में लाया जाए, टैक्स के बॉर्डर में लाया जाए। और ये जो गेमिंग ऐप्स, जो बैटिंग ऐप्स वगैरह होती है, अभी कुछ दिन पहले मैंने नेक्स्ट कई सारे बैटिंग ऐप्स को डिस्कस किया था। 1xBet की जो रशिया में बना है वहाँ पे खुद ही बैन है। तो किस तरीके से इनको रोकथाम लगाने की कोशिश की जा रही है, मतलब यह कि टैक्स के दायरे के अंदर लाया जा रहा है, इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, आज एडिटोरियल में क्या है कि 3-4 एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट निकले जिसको आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे अपने एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल है यहाँ पे दोस्तों, बैक टू स्कूल। बैक टू स्कूल बेसिकली क्या है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे कि तमिलनाडु ने जो तरह तरह की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अपने लिटरेसी रेट को और बढ़ाने के लिए, और मतलब घर घर एजुकेशन पहुँचाने के लिए जो करंट टाइम में तमिलनाडु ने छोटी छोटी पहल की गई है ना दोस्तों, तो उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात है। लेकिन आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है कि जिस तरीके से ये जो ब्रेकफास्ट मील को लाया गया है तमिलनाडु में, वो कितना हद तक कारगर हो पाया कि मतलब कोविड इंपैक्ट के बाद देखोगे जिन बच्चों की लर्निंग एबिलिटी दिन पे दिन कम होती जा रही थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कोविड इंपैक्ट के बाद ये जो ब्रेकफास्ट मील, पहले तो मिड डे मील स्कीम चल ही रहा था। मतलब ये चीज समझने की कोशिश करो दोस्तों कि तमिलनाडु अपने लिटरेसी रेट पे आज से नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस से ही वो ध्यान दे रहा है। मतलब आजादी के पहले से ही वहां पे लिटरेसी रेट जो है इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट से कहीं गुना ज्यादा ही रहा है। तो ये चीज क्यों हुआ है, तो थोड़ा सा ये जो तरह तरह के देखोगे कि जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स आते गए ना 1954 के बाद, जितने भी चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु का उदय 1954 में हुआ, 1954 में हुआ, तो धीरे धीरे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आते गए ना, उनका जो मेन फोकस हुआ करता था ना दोस्तों, वो एजुकेशन पे हुआ करता था। तो इसी एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे 3-4 स्कीम्स का नाम लिखा है। आप चाहो तो किसी ऐसी जगह या ऐसे वगैरह में कहीं ऐसी जगह कोट कर सकते हो कि लिटरेसी रेट पे कोई क्वेश्चन बनता है या एजुकेशन के रिगार्ड में कोई क्वेश्चन बनता है। इवन सोशियोलॉजी में भी कहीं अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि किस तरीके से आपकी एथिक्स ऐसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप एक ऐसा रिफॉर्म करो कि धीरे धीरे वो लोगों के लिए साबित हो, तो आप एज अ कोर्ट में ये रेफरेंस में ये 4-5 स्कीम्स के जो तमिलनाडु में चलाया गया ना, आप इसको दे सकते हो, इसका क्या बेनिफिट मिला है। तो आइए दोस्तों एक एक करके पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, करंट टाइम में क्या है कि आप यहां पे देखोगे एक स्कीम का नाम लिखा है द इलियम थेडी कल्वी और द एजुकेशन रीचेज होम स्कीम मेंशन्ड अबव इज वन देम। देखिए दोस्तों, ये क्या है कि तमिलनाडु ने इसके तहत क्या हुआ, ये जो इलियम थेडी कल्वी और एजुकेशन रीचेज होम की मतलब बात है। देखिए दोस्तों, ये करंट टाइम में क्या है कि ये कुछ वॉलंटियर्स को जोड़ा गया। तमिलनाडु ने लगभग 2 लाख वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, और रिक्रूट करने के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों कि इनको ट्रेंड किया गया, और ऐसा ट्रेंड किया गया दोस्तों कि ये मतलब बच्चों को लेकर आने के लिए टू रीच द चिल्ड्रंस एट देयर होम, मतलब कि बच्चों को इस कदर इन वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया कि बच्चों को जा जाके ये मतलब कह सकते हो कि एक इंस्पायर करें एजुकेशन के लिए। तो पहली स्कीम ये हो गई। अब दूसरी स्कीम्स की बात करोगे दोस्तों, एज एन एक्सटेंशन ऑफ द आईटी के प्रोग्राम द इनवम इजुथुअम, अ प्रोग्राम अ स्टाइटेंड फाउंडेशन लर्निंग वाज इनिशिएटेड विद द एम टू एंश्योर बाय द 2023 ऑल द स्टूडेंट्स बाय एज विल पोजेस रीडिंग, कंप्रेसिव, बेसिक एंड अर्थमेटिक स्किल्स। मतलब वही वाली बात है दोस्तों, ये जो दूसरा प्रोग्राम है ना इनवम इजुअम, इसका एक्सटेंशन के तहत क्या हुआ, इसका जो एंश्योर हुआ करता था ना कि 8 साल के जो बच्चों की एज है, जो प्राइमरी स्कूल ले रहे हैं ना कहीं हद तक वो इतने काबिल हो जाएं, इतने कैपेबल हो जाएं कि उनकी जो अर्थमेटिक स्किल हो, जो कंप्रेहेंसिव बेसिक स्किल्स होनी चाहिए ना, जो 8 साल के मुकाबले 8 साल की एज के जो बच्चे, वो काफी हद तक बेहतर हो। देखिए दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए इंडिया में। इवन मैं तो कहता हूं कि सरकार को पूरा हद तक इस पे फोकस करना चाहिए, साम दाम दंड भेद जितना भी अपनाना पड़े, प्राइमरी एजुकेशन तो मस्ट होनी ही होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, करंट में यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हैं कि तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ तक कि वेरियस स्क्रीन्स प्ले भी कोशिश की। स्क्रीन्स प्ले मतलब समझिए आर्ट के फॉर्म में, जैसे आप 3D एनिमेशंस के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करिए, कखा गागा अनार ABCD, मतलब ए फॉर एप्पल, का से कबूतर, तो ये सारे जो 3D ग्राफिक एनिमेशंस के तहत भी सिखाने की कोशिश करें, मतलब सिनेमा चाइल्ड पे, ताकि बच्चे एंटरटेनमेंट के साथ साथ और भी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन की फील्ड की भी यहाँ पे बात की गई, इवन आप देखोगे कि एक स्पोर्ट्स की भी बात में यहाँ पे की गई। स्पोर्ट्स के तहत भी क्या है दोस्तों कि कुछ स्कीम्स को यहाँ पे लाया गया। आप देखिए दोस्तों, एक होलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ क्या है कि एक स्पोर्ट्स बैटरी टेस्ट का भी यहाँ पे प्रोग्राम चालू किया गया था तमिलनाडु स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप देखोगे क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे जो होते हैं, जिनकी एवरी बिगिनिंग एकेडमिक ईयर होगी, मतलब एकेडमिक ईयर की जिनकी 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों की जो शुरुआत होगी, इसके कंटेक्स्ट में क्या होगा दोस्तों कि इनका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा, फिजिकल इवैल्यूएशन किया जाएगा। फिजिकल इवैल्यूएशन के साथ साथ देखा जाएगा दोस्तों कि जो बच्चे फिजिकली फिट होंगे, या इवन कह सकते हो जो मेंटली और फिजिकली फिट होंगे ना, मेंटली के साथ साथ जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे ना, तो उनको स्पोर्ट्स में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जरूरी नहीं कि एजुकेशन के साथ साथ वो स्पोर्ट्स के भी क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इवन दोस्तों देखिए, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और है, आप देखिएगा दोस्तों कि ये वाली बात जो है, जो स्पोर्ट्स एसेसरीज और ट्रेनिंग है, ये तो गवर्नमेंट के खर्चों पे होगी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को लाया है बच्चों के लिए, तो अपना ही इसका खर्चा ग्रहण करेगी। देखिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है ना, गर्ल्स के रिगार्ड में, देखिए दोस्तों, सोसाइटी में जब भी आप कोई आंसर लिखो ना, तो वुमेन के लिए क्या किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक स्कीम का और नाम लिखा गया, पुथमई पेन तिथम प्रोवाइड अ स्कॉलरशिप ऑफ द 1000 पर मंथ टू ऑल आउटगोइंग गर्ल स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर द हायर एजुकेशन। मतलब कह सकते हो दोस्तों कि 1000 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति देने की यहाँ पे पुथमई पेन तिथम। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या तमिलनाडु में कह सकते हो कि द्रविड़ लैंग्वेज में इसका जो मतलब होगा वो तो मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या इसका मतलब होगा, लेकिन जो इस स्कीम का नाम है ना, पुथमई पेन तिथम, ये देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति लड़कियों को देने की बात की गई, जो हायर एजुकेशन लेने की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि इवन इसके अलावा देखेंगे जो वैल्यूएबल स्टूडेंट्स होंगे ना, वैल्यूएबल स्टूडेंट्स मतलब समझने की कोशिश करिए, जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, या इवन कह सकते हो दोस्तों की SC ST के कम्युनिटी हैं, इवन जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, इवन यहाँ तक कि एड्स के पेशेंट भी हैं ना, उनको भी एजुकेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ तक कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने एक कह सकते हो कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है, जिसके तहत क्या है कि जो पीपल है ना, जैसे वर्नेबल पीपल्स के, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हो गए, सैनिटरी वर्कर हो गए, एड्स पेशेंट हो गए, SC ST कम्युनिटी, इनके भी एजुकेशन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की गई है। तो अब देखिए दोस्तों, The schemes rolled out by the Tamil Nadu are based on the social justice, the core ideology of the Dravidian model। तो वही वाली बात है दोस्तों कि अपने द्रविडियन मॉडल के तहत पूरा हद तक सोशल जस्टिस के बेस्ड ऑर्डर के तहत तमिलनाडु की जो स्कीम है ना, कहीं ना कहीं हद तक ये एजुकेशन की फील्ड में एक अच्छा मतलब कह सकते हो कि बूम लेकर आई है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दूसरे एडिटोरियल को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल है, कल भी ये न्यूज़ आई थी दोस्तों, पॉलिटिकल न्यूज़ थी, तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। सेना वर्सेस सेना, करंट टाइम में दोस्तों आपने देखा होगा ना कि मैंने किस तरीके से करंट अफेयर को भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से शिवराज से ये ठाकरे साहब की सरकार जो है गिर गई, और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद क्या है कि शिंदे ने अपनी सरकार बना ली, चीफ मिनिस्टर वो बन गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मामला यहाँ पे क्या है कि शिवसेना में 2 राइवलरी ग्रुप बट गए। अब जाहिर सी बात है कि दोनों सेक्ट जब अलग अलग हो गए, तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो शिंदे की सरकार है, उन्होंने क्या किया कि शिवसेना के जो पॉलिटिकल सिंबल है ना, बो एंड एरो, धनुष और बाण, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो दिया गया सिंबल है ना, वो उस पर अपना राइट जता रही है। तो अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है, जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको देखेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे क्या है बात, देखिए दोस्तों लिखा है कि सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशंस एंड द अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 अथॉराइज द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड द फैक्शंस कंस्टिट्यूट द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द इवेंट्स ऑफ द राइवलरी ग्रुप्स मेकिंग अ क्लेम फॉर द मदर ऑर्गेनाइजेशन इट्स नेम एंड फ्लैग एंड सिंबल। मतलब ये दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन की ये पूरी मतलब कह सकते हो कि एक छूट है उसको, कि वो पूरा एक रिजर्वेशन और अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत, मतलब सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शन कमीशन के तहत ये पूरी ताकत है कि कोई भी रिवेलरी ग्रुप अगर किसी पार्टी से मतलब गुट बना के अलग होता है, तो वो अपने मदर फ्लैग या मदर पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की ताकत किसके अंडर आती है, उनके इलेक्शन सिंबल को फ्रीज करने की, वो देखिए दोस्तों किसके अंडर आती है, सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 1968। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, उसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों अपना लास्ट चलते हैं, एक एडिटोरियल दोस्तों यहाँ पे देखिए रिस्क ऑफ द ग्रोथ के तहत है, ये लास्ट एडिटोरियल है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, सेशन कंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बातें लिखी हैं, द राइजिंग ऑफ द ग्रोथ के तहत क्या है कि करंट टाइम में आप देखोगे जो यूएस की फेडरल मार्केट ने किस तरीके से अपनी टाइटन पॉलिसी अपना दी ना, टाइटन पॉलिसी के साथ साथ आप देखोगे इवन साथ ही इससे क्या हुआ कि रुपया की वैल्यू घटती गई, अपनी इंडियन करेंसी रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है।
डेप्रिशिएट होने के साथ साथ आप देखोगे कि दोस्तों यहाँ पे कई ऐसी बातें लिखी हैं कि किस तरीके से अपना जीडीपी का ग्रोथ भी है वो कम हो गया है। जीडीपी के ग्रोथ में अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो थॉट को आपको समझना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात क्या लिखी है कि रिस्क टू ग्रोथ के तहत पहला तो फेडरल की जो टाइटन पॉलिसी है, यूएस फेडरल की जो सोसाइटी की जो टाइटन पॉलिसी, इसने रुपया को डिप्रिशिएट कर दिया। और दूसरी यहाँ पे सीखने वाली बात है दोस्तों कि रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट ने किस तरीके से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि जो एक्सपोर्टर्स की जो कंट्रीज हुआ करती थी ना, उन पर रोकथाम लग गया। इवन आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से ये जो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट ने हमारा जो इंपोर्ट इतना हद तक क्रूड ऑयल का बढ़ा दिया, ये भी कहीं ना कहीं अपने लिए करंट अकाउंट डेफिसिट की यहाँ पे एक काफ़ी मतलब चिंता वाली विषय वाली बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डेटा लिखा है, सितंबर दिस ईयर वाइल एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन बाय द 15.5%, इंपोर्ट्स ग्रो 37.8। मतलब यह है कि हम एक्सपोर्ट जो है 15.5 मतलब 15.5% हम अपने देश से बाहर भेज रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि 37.8% हमारा जो है वो अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हद तक देख सकते हो दोस्तों कि दुगने से भी ज़्यादा का यहाँ पे अंतर है। तो बहुत बड़ा कह सकते हो दोस्तों ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसके तहत क्या है कि अब जाहिर सी बात है, इसी की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हद तक देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये है, इस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से अपना रुपया का वैल्यू घट रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बात और लिखी है, आप चाहो तो इसको भी समझने की कोशिश करना। अ वीकर रुपी विल मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव। मतलब कि जब अपना रुपया का वैल्यू घटेगा तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट भी हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड थ्रो द ग्लोबल फूड प्राइसेस हैव क्लाइम्ड डाउन, डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन इज मूविंग अप, डोमेस्टिक प्रेशर ऑन द फूड इन्फ्लेशन फ्रॉम फ्रीक वेदर इवेंट्स एंड लोप साइडेड मानसून्स आर कीपिंग कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन हाई। तो वही वाली बात है दोस्तों कि डोमेस्टिक प्रेशर भी आप अपना देखोगे फूड इन्फ्लेशन की वजह से दिन पे दिन फ्रीक इवेंट्स के चलते बढ़ता जा रहा है। इवन आप देखोगे कि कंज्यूमर्स का भी इन्फ्लेशन वो दिन पे दिन हाई होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ हद तक यहाँ पे बातें अगर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, तो जो करंट टाइम में इंडिया में हीट वेव्स इतनी ज्यादा इस साल आई हैं, कहीं ना कहीं ये भी अपना कह सकते हो कि फूड की शॉर्टेज का बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए दोस्तों, एक बात यहां पे और लिखी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल एंड द लेदर आर ऑलरेडी फेसिंग लोअर एक्सपोर्ट्स ऑर्डर, इवन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर आल्सो गेटिंग हिट। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड मार्केट की जो फोरकास्ट जो लो हो गई है ना, इसके तहत क्या है, ये जो ग्लोबल ट्रेड मार्केट जो कह सकते हो कि जो करंट टाइम में स्क्रीनैरियो जो इसमें इन्फ्लेशन आया, जो इसमें मतलब इन्फ्लेशन कहना, जो इसमें डेप्रिसिएशन आया ना, कहीं ना कहीं हद तक इसने अपने इंडिया के एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से हिट किया है। जो कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर जो हैवी टेक्सटाइल में और जो लेदर में और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कहीं ना कहीं हम अच्छा एक्सपोर्ट्स करते थे, जो बाहर भेजते थे, कहीं ना कहीं उससे पूरा हद तक अपना डिक्लाइन हो गया, डैम्पिंग हो गया। इवन यहां तक कि आप देखोगे इंपोर्ट्स जो है वो अपना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है और इंपोर्ट्स कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 बात बोल दी। अब देखिए दोस्तों, जो 5वीं बात को यहाँ पे करूंगा ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, टिपिकली ग्लोबली स्लो डाउन सॉफ्ट एंड क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस विच इज द बर्डन ऑफ द इंडियन इंपोर्ट्स। मतलब जो ग्लोबली स्लो डाउन है ना क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस का, इसने भी कहीं ना कहीं हद तक इंडिया के इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया। इवन आप देखोगे दोस्तों कि जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाला, इसने कहीं ना कहीं हद तक कमोडिटी प्राइसेस जो होंगे क्रूड ऑयल्स के, कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस को तो ऊपर नीचे कर ही दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 बातें थी वो मैंने यहाँ पे रुपए की डिप्रिसिएशन में क्या क्या हो सकती हैं बातें, क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में एक बात लिखी है, देयरफॉर फॉरकास्ट एट दिस जंक्शन विल हैव अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ एंड अ वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स ऑफ द वैल्यूज इन विच एन एस्टिमेट इज एक्सपेक्टेड। दिस have been amply demonstrated by a slew of the revision in the past few months around the world। तो वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि देखिए जो अपने पॉलिसी मेकर्स हैं ना, कहीं ना कहीं हद तक इनके लिए एक चिंता का तो विषय है ही। चिंता के विषय के साथ साथ देखोगे दोस्तों कि लास्ट में कुछ टाइम्स के बाद जो करंट टाइम में जो कह सकते हो कि इवन कुछ सालों से ये जो अपना ग्लोबल ट्रेड का जो मार्केट है, अभी देखिए दोस्तों कुछ दिन, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको एसपी ग्लोबल रिपोर्ट की भी यहाँ पे डिस्कस नहीं की थी ना। एसपी ग्लोबल रिपोर्ट्स में किस तरीके से हमारा देखिए कि सर्विस सेक्टर जो है दिन पे दिन घटता चला जा रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हद तक ये भी अपने लिए एक टेंशन की बात है। तो अपने पॉलिसी मेकर्स को, हालांकि कहीं ना कहीं हद तक देखिए आरबीआई का, अब ये यहाँ पे बात नहीं लिखी पर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हद तक देखिए आरबीआई ने जो टाइटन पॉलिसी की ना अपने मॉनेटरी के तहत, ये कहीं ना कहीं हद तक काफ़ी हद तक बेहतर थी। लेकिन इवन ज़रूरी नहीं, जो यूएस की ग्लोबल मार्केट होगी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें भी तो हमको अपने आप को टैकल करना पड़ेगा ना। अब इनका हाई इन्फ्लेशन हो गया, अपने लिए इंपोर्ट्स कॉस्टली पड़ जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इंपोर्ट्स कॉस्टली पड़ जा रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व अपना दिन पे दिन, कल भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व पे अपना बर्डन चल रहा है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।